वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू योर ओन चैनल एम के जुडिशरी इनसाइट्स। आज हम डील करने वाले हैं बीएनएसएस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को। प्रीवियस जो पार्ट था, पार्ट नंबर 13, ये आपका पार्ट 14 है। पार्ट 13 में हमने डिस्कस किया था अबाउट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोसीजर विच इज़ फॉलोड बाय द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। प्रोसीजर मीन्स कि एक कोई ऑफेंस होता है, ऑफेंस से लेकर के कन्विक्शन, एक्विटल और पोस्ट ट्रायल के जो प्रोसीजर्स हैं, प्री ट्रायल के जो प्रोसीजर्स हैं, वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए थे। और उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री ट्रायल प्रोसीजर हमने डिस्कस किया था, इन्वेस्टिगेशन एंड एफआईआर। इन्वेस्टिगेशन वाज डन बाय द पुलिस एंड एफआईआर इज आल्सो रजिस्टर्ड बाय द पुलिस। ये आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता है। आज इसी पे डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक वर्ड आता है एफआईआर, क्या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वैसे अगर आप बीएनएसएस पढ़ेंगे तो बीएनएसएस के सेक्शन 2 में आपको डेफिनेशंस दे रखी हैं, लेकिन कहीं भी आपको इन डेफिनेशंस में एफआईआर की डेफिनेशन नहीं मिलेगी, है ना। और लेकिन इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन आपको मिल जाती है। इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे डिफाइन है? 2 सबसेक्शन 1 के क्लॉज एल में, ठीक है। इन दी एल मीन स्टैंड्स फॉर लाइट। हमने कहा था कि लाइट में सब कुछ देखता है, इन्वेस्टिगेशन भी वही काम करता है, कलेक्शन ऑफ द एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन क्या है? वो सारी प्रोसीडिंग जो बीएनएसएस या सीआरपीसी जो पुरानी थी, वो संहिता कोड या संहिता किसी भी पुलिस अधिकारी को वो देती है कि वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करे, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करे। इट कैन बी डन बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट बट कैन नॉट बी डन बाय द मैजिस्ट्रेट। ये हमेशा याद रखना, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर अगर किसी स्पेशल एक्ट में इनेक्टेड है तो भैया उस पर वो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा, ना कि बीएनएसएस प्रिवेल करेगी। चलिए, ये तो हो गया, हम दोनों सब्जेक्ट्स की बात कर लें। अब एफआईआर डिफाइन नहीं है तो फिर कहाँ पे, कहीं पे ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आया कहाँ से, ये भी हम भी अपने बेयर एक्ट में पढ़ेंगे। बट एक बार आप प्रोसीजर समझिए। फिर से हम थोड़ा रिकैप करेंगे। कोई विक्टिम है, विक्टिम किसको कहा जाता है? जिसके साथ कोई भी ऑफेंस हुआ है। एनी ऑफेंस इज डन, इट द इंफॉर्मेशन कम्स टू द पुलिस स्टेशन एंड पुलिस ऑफिसर विल लॉज द एफआईआर। ये पुलिस स्टेशन में। अब एफआईआर जब कोई इन्फो आएगी तो इन्फो विक्टिम भी लेकर आ सकता है और एनी पर्सन कैन ब्रिंग द क्रिमिनल लॉ इनटू द मोशन। आफ्टर द एफआईआर, एज सुन एज एफआईआर रजिस्टर्ड, उसको एक आपका नंबर दे दिया जाता है, सम नंबर -/2025 ईयर के साथ में। एंड अलॉन्ग विद दिस नंबर, इस एफआईआर की एक कॉपी चली जाती है मैजिस्ट्रेट को थ्रू द सीनियर पुलिस ऑफिसर एज रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सीनियर कोई डीएसपी या थ्रू एसपी, जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हों। लेकिन कौन से मैजिस्ट्रेट को? जिसके जुरिस्डिक्शन में पुलिस स्टेशन आता है। ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं हम। यहीं पे एसएचओ क्या करेगा? या तो प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे खुद जाएगा या किसी एक आईओ अपॉइंट कर देगा। जैसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो गया, ये मिनिमम आपका एसआई रैंक के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्टेट्स। जैसे आईओ अपॉइंट्स होता है, ये प्लेस पे जाते हैं, प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे, वहाँ अरेस्ट करते हैं अगर किसी को ज़रूरत है अरेस्ट करने की। कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है और उस केस की एक केस डायरी बन जाती है और इस केस डायरी के तहत ये कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, जिसमें कि किसी को नोटिस देना। देखो, एक नोटिस हम सेक्शन 35 में भी दे रहे थे, 35 के 3 में, जहाँ पे पुलिस अधिकारी किसी को अरेस्ट नहीं करता, एक्यूज्ड को नोटिस है ये। यहाँ पे नोटिस किसी भी विटनेस को भी हो सकता है, जिस किसी को पुलिस अधिकारी बुलाना चाहता है कि भैया और इस केस में इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, मुझे इन्फॉर्मेशन दे के जाओ। उसके बाद जब वो उसका एग्जामिनेशन करेगा 180 में, 181 में उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लेगा। और फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 193, जो सीआरपीसी जब हम पढ़ते थे तो 173 होता था, और यहाँ पे चालान पेश हो जाएगा, जिसे हम देसी भाषा में क्या कहते हैं, अपना लोकल लैंग्वेज में चालान। एक्चुअली में यही कि आपकी दिस इज योर पुलिस रिपोर्ट। On basis of this police report, magistrate will take the cognizance and trial starts.
इशू और प्रोसेस और ट्रायल हो जाएगा। लेकिन सारे प्रोविज़न यहाँ पे हैं। इन केस अगर पुलिस अधिकारी FIR नहीं लिखता है तो विक्टिम या फिर कोई भी व्यक्ति ये जा सकते हैं SP को रिटर्न में दे सकते हैं। वो भी नहीं लिखता है तो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, इन द प्राइवेट कंप्लेंट केस जा सकते हैं। SP विल गिव द डायरेक्शन, मैजिस्ट्रेट में गिव द डायरेक्शन आफ्टर इंक्वायरी। ये सारा एक मोटे तौर पे प्रोसीजर है, डिटेल हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब आ जाओ, ये देखो एकदम रेगुलर क्लास वाला ही स्लाइड है, इसी को कवर कर लेते हैं आज। चलिए, चैप्टर 13 जो है ये डील करता है आपका इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे सेक्शन 173 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। अब आप सबसे पहले देखो, जब भी मैं कह रहा हूँ डेफिनेशंस को एक बार रटना नहीं है। जब कभी भी आपके सामने इस टाइप की मैटर आए तो लिखो वहाँ पे कॉग्निजेबल केस कहाँ डिफाइन है, 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज C नहीं G, CRPC में था C, अब ये G में है। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज G में। इससे आपको ना डेफिनेशन ऑटोमेटिकली याद होने लगेंगी। नॉन कॉग्निजेबल का भी यहीं लिख लो, कहाँ पे है 2(1) O, मैंने कहा था नॉन O पे जोर दीजिए। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो शेड्यूल 1 ने आपको बता दिए। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, ये चीज़ जो है दोबारा ऐड की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये आपका दोबारा ऐड हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। तो इसको आपने यहीं पे जैसे मैंने कर रखा ना, यहाँ पे आप इसको कर लो 0 FIR। 0 FIR का प्रोविज़न पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में था, लेकिन अभी यहाँ पे नया लॉ में लिख दिया गया। इसीलिए न्यू लॉज की रिक्वायरमेंट थी कि जो अमेंडमेंट्स थे अलग अलग सुप्रीम कोर्ट्स के, उनको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। यानी कि मान लो 0 FIR क्या होती है कि किसी A पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन इतना है और ऑफेंस यहाँ पे हुआ जहाँ B पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन है। अब ये विक्टिम यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है और ये यहाँ पे कंप्लेन लिखाने जाता है इस पुलिस स्टेशन में। पहले क्या होता था कि ये पुलिस अधिकारी इसको कहते थे कि आप एक काम करो, आप पुलिस स्टेशन B में जाओ, ये हमारे क्षेत्र अधिकार से बाहर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के तहत पहले भी मना नहीं कर सकते थे, बट अब वो चीज़ आपकी लेजिस्लेचर ने एक्ट के अंदर लिख दी है, इस संहिता में लिख दिया गया है कि A उसको मना नहीं कर सकता, ही विल राइट हिज FIR। एंड वाई इट इज़ नोन एज 0 FIR, क्योंकि आपको पता है FIR को एक नंबर दिया जाता है विद ईयर। तो ये नंबर जो है ये लॉ नहीं देगा, ये इस FIR को भेजेगा पुलिस स्टेशन B को, एंड पुलिस स्टेशन B विल इंडोर्स नंबर ऑफ एज पर देयर रजिस्टर। इसीलिए इसको 0 FIR कहा जाता है। क्लियर? मे बी गिवन ओरली और बाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू एन पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन इफ गिवन। ये सिंपल सी कह रहा है, अगर किसी SHO को, SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। कहाँ दी गई है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन R में, ही इज रोमियो। ठीक है, ये ट्रिक्स है ऐसे याद करने की, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। चलिए, अगर उसने ऑरली दिया है तो ये राइटिंग में रिड्यूस की जाएगी SHO की डायरेक्शन पे। एंड जहाँ मैं SHO बोलूँ वहाँ पे ऑफिसर IC इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, ये याद रखना। SHO में इसलिए बोल रहा हूँ कि दिस वर्ड इज फैमिलियर विद ऑल द स्टूडेंट्स। एंड बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट को पढ़ के सुनाया जाएगा। एक व्यक्ति गया पुलिस स्टेशन, उसने जाके बोला कि मेरी ये कंप्लेन है, FIR लिखो जी मेरी। अब वो लिख के तो लाया नहीं है, तो वहाँ पे SHO लिखवाता है उसको और उसको पढ़ के सुनाता है कि हमने ये लिखा है, तो आप समझ लो सही लिखा है कि कुछ और ऐड कराना है। और वो इन्फॉर्मेशन अगर राइटिंग में दी गई है, ठीक है, या फिर राइटिंग में लिखी गई है, ऑरली दी थी, शैल बी साइंड बाय द पर्सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखो, 181 की स्टेटमेंट्स जो 161 के बयान आप बोलते थे 161 के, अभी 181 हो गया, ये साइन नहीं होते हैं। बट द कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन मस्ट बी साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट। कहाँ लिखा है? 173 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आई है, ये बिल्कुल न्यू ऐड हुआ है, दिस इज न्यूली एडेड।
अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हुआ है तो भैया ये रिकॉर्ड तो कर ली, लेकिन विद इन 3 डेज उसको साइन करनी पड़ेगी जिस व्यक्ति ने दी है। मान लो मेल कर दी, क्रिप्टिक एफआईआर जिसको हम कहते हैं, यहाँ लिख लेना क्रिप्टिक एफआईआर। एफआईआर में हम अलग से डिस्कशन करेंगे, तो इन सब टॉपिक्स को डिटेल में चर्चा करेंगे। ये क्विक रिवीजन है, तो आप मोटे तौर पे चीज़ें समझ लें। द सबस्टांस देयरऑफ शैल बी इंटर्ड इन अ बुक, एफआईआर रजिस्टर होगा, वहाँ पे उसकी जैसा स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी वहाँ पे उसकी एंट्री हो जाएगी। अब प्रोवाइजो इसमें ये कहा जाता है कि भैया जो आपके सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 124, देखो जो 63 से अप टू 79 है ये आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेक्सुअल ऑफेंसेस की। 124 इज़ द एसिड अटैक। हम अभी बीएनएस की क्लास हमने कल ही की है, तो ये चीज़ हमने वहाँ डिस्कस की थी। अगर इस तरह का कोई आरोप लगा है जहाँ पे वो ऑफेंस ईदर कमिटेड और अटेम्प्टेड, तो वो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखी जाएगी। और अगर मान लो महिला पुलिस नहीं है वहाँ पे, तो कोई भी गवर्नमेंट महिला सर्वेंट और एनी वुमेन ऑफिसर। अब यह एक प्रोवाइजो डाल दिया गया इन लोगों ने। प्रोवाइजो ये कहता है आपको कि इन द इवेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम, जो ये सेक्सुअल ऑफेंसेस जहाँ पे आपने एफआईआर लिखी गई है, ठीक है, अगर वो टेम्परेरी या परमानेंटली डिसेबल्ड है, अनसाउंड माइंड का है, तो इन्फॉर्मेशन जो है भैया पुलिस अधिकारी उसके रेजिडेंस पे लिखेगा या उसके चॉइस ऑफ प्लेस का जो प्लेस होगा वहाँ पे। एंड यहाँ पे इंटरप्रेटर उसका एक फैमिली मेम्बर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग की जाएगी। सेक्सुअल ऑफेंसेस का जो भी होगा वीडियोग्राफ्ट होगा, ठीक है। और मैजिस्ट्रेट के पास जो 164 के बयान हम कराते थे, अभी 183 हो गया है, तुरंत वो बयान करवाए जाएंगे। अब यहाँ सेक्शन 1 देखो आपको बता रहा था मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग दी एफआईआर। एफआईआर लिखी कैसे जाती है? अच्छा, एफआईआर देखो हमने कहीं भी इसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पढ़ा है? नहीं पढ़ा। जब आप सेक्शन 230 पढ़ोगे ना, जहाँ पे सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ पे एक वर्ड लिखा गया फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसको भी नोट कर लो, वो पूछ ले कि कहाँ लिखा है। तो आपने देखा एफआईआर लिखी कैसे जाएगी, उसकी कॉपी दी जाएगी इन्फॉर्मेंट को, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ये याद रखना। पहले इन्फॉर्मेंट को पहले भी दी जाती थी, तो बीएनएसएस ने किया, और द विक्टिम ये यहाँ पे न्यूली एडेड हुआ है। अब सब सेक्शन 3 भी यहाँ पे न्यूली एडेड है। विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रीवियस प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 175। 175 का जो प्रोविजन है उनको प्रिजुडाइज किए बिना, उनको कोई क्षति पहुँचाए बिना, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस जो 3 साल से या उससे ज़्यादा पनिशेबल है, लेकिन 7 साल से कम है, 3 to 7 ईयर्स तक जो पनिशेबल है, तो वहाँ पे जो एसएचओ है ना पुलिस स्टेशन का, वो प्रायर परमिशन लेगा। किसकी? डीएसपी की। कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, किस लिए परमिशन लेगा? कि भैया वहाँ पे मैं इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करूँ कि वो प्रेमा फेसाई केस बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, और ऐसी इंक्वायरी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। तो इसको न्यूली एडिड है, ये टाइम लिमिट जहाँ दी गई है इनको याद कर लेना, 14 डेज। इसको न्यूमेरिकल लिख लिया करो ताकि याद रहे। प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन विद वेयर एग्जिस्ट प्राइम, जहाँ पे प्राइमा फेसाई केस बन रहा है वहाँ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस पढ़ते हैं 2018 वाला, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की वहाँ भी बात की गई है। सब सेक्शन 4, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल ऑफ द पार्ट। अब मान लो, अब यहाँ तक ठीक है भाई, सब सेक्शन 1 में आपने एफआईआर लिखने का तरीका बता दिया, 2 में कॉपी दिलवा दी, 3 में आपने कह दिया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, डीएसपी की परमिशन चाहिए 3 से 7 ईयर्स तक के ऑफेंसेस जो पनिशेबल उनके लिए। लेकिन अब 4th आपको कह रहा है कि अगर भाई एसएचओ ने, पुलिस ने आपकी एफआईआर नहीं लिखी, तो आप क्या करोगे? आप उस इंफॉर्मेशन को राइटिंग और बाई पोस्ट, कैसे? आप उसको राइटिंग में एंड बाई पोस्ट एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दे दोगे। पुलिस के रैंक्स जरूर याद होने चाहिए आपको। लीगल फैटर्निटी के बंदे को पुलिस के सारे रैंक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर एसपी को लगेगा तो भाई क्या करेगा? एसपी है तो अपने नीचे जूनियर को, डीएसपी को मार्क कर देगा, या किसी और को मार्क कर देगा, या खुद चाहेगा तो खुद इसमें इंक्वायरी करेगा,
ठीक है। और उसके पास वो सारी की सारी पावर होंगी जो एक पुलिस अधिकारी को, जो ऑफिसर इंचार्ज की हैं, जो पावर एसएचओ की हैं, वो पावर एसपी के पास या जो डीएसपी करेगा उसके इंक्वायरी सबके पास होंगी। वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं यहाँ पे, नॉट इंक्वायरी। लेकिन अब मान लो यहाँ भी उसकी बात नहीं सुनी जाती तो क्या करेगा? तो सच एग्रीड पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट। आपको सेक्शन 4 ने कहा कि एसपी को लिखिए, आप रिटर्न में दीजिए, बाई पोस्ट भेज दीजिए। वो खुद करे या किसी से करवाए, उसकी मर्जी। और जो अगर खुद करेगा तो उसकी पावर एज गुड एज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की इक्विवेलेंट होंगी। या आप मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे दीजिए। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द एफआईआर इंस्ट्रक्शंस, भाई पुलिस वाले ने लिखी नहीं आपकी, तब तो 173 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने इसको डिटेल में बता दिया आपको। क्विक रिवीजन में इतना डिटेल बहुत कम बताया जाता है। फिर आता है इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल। अच्छा बताओ, नॉन कॉग्निजेबल कहाँ डिफाइन है? 21L, तुरंत लिख लिया करो। देखो, जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस कौन से केसेस होते हैं? जो आपके स्केड्यूल 1 ने बताया आपको। और नॉन कॉग्निजेबल में बिना वारंट के या मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो अरेस्ट नहीं कर सकते। तो एक एनसीआर रजिस्टर होता है हर एक पुलिस स्टेशन में। जब कोई व्यक्ति आके बताता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस अधिकारी वहाँ उसको एनसीआर में एंट्री बनाने के बाद बोलता है कि भैया आप एक काम करो, मैजिस्ट्रेट के पास चले जाओ। ठीक है। और जो डेली डायरी रिपोर्ट है फोर्टनाइटली, ये प्रोविजन भी नया डाला गया है। फोर्टनाइटली हर 15 दिन में मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा कि हमारे पास इतने एनसीआर केसेस भी आए थे। एनसीआर दिल्ली वाला नहीं है, नेशनल कैपिटल रीजन की बात नहीं कर रहे हैं हम, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। नो पुलिस अफसर शैल इन्वेस्टिगेट एन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना नहीं करेगा। अब जो पुलिस अधिकारी है, अब उसको दिया गया कि भाई ठीक है, मैजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया कि जाओ इसमें इन्वेस्टिगेशन करो, तो उसकी सारी की सारी पावर एज पर 1 सेक्शन 73 की तरह ही होंगी। और जहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीचे वाली लाइन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब एक से ज़्यादा केस है और उनमें से मान लो यहाँ पे 3 ऑफेंसेस हैं, एक ही व्यक्ति ने 1+1+1+1 इतने केसेस कर दिए, इतने ऑफेंसेस हो गए। अब इसमें ये एक केस कॉग्निजेबल है, बाकी नॉन कॉग्निजेबल है, तो पूरा केस क्या होगा? तो कंप्लीट केस विल बिकम दी कॉग्निजेबल। ठीक है, डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल। अंडरस्टूड। अब आते हैं 175, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट। अब आप ना इससे, जब आप पिछले हमने सर्च एंड सीजर पढ़ा था तो हमने पढ़ी थी पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सर्च, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सर्च। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट द कॉग्निजेबल केस। तो जस्ट रिमेंबर दिस सेक्शन एंड राइट हियर। मैं हर सेक्शन नहीं लिख रहा हूँ, सो दैट कि आप भी थोड़ा सा R&D करो और जिससे आपको भी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। अब देखो, ये तरीका बताएगा जो हमने कल पढ़ा था ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, वो सब यहीं से है। अब ये कह रहा है कि एनी ऑफिसर SHO, ऑफिसर IC ऑफ द पुलिस स्टेशन विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट द एनी केस, जिसकी इन्फॉर्मेशन 173 में मिली है, ठीक है, जिसके जुरिडिक्शन में वो आया है, अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 14। बट प्रोवाइजो ये है कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं डिपेंडिंग अपॉन ग्रेविटी SP मे रिक्वायर DSP टू इन्वेस्टिगेट। कुछ केस में SP अगर चाहे तो DSP से इन्वेस्टिगेट करा सकता है। देखा होगा आपने, बहुत बार सीरियस केसेस होते हैं तो वो सारे DSP वहाँ पे इंक्वायरी करता है। नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस एट एनी स्टेज में भी कॉल्ड। भाई अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है गुड फेथ में तो उसको किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। कोई मैजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड है अंडर सेक्शन 210 में क्या है कि जब कोई मैजिस्ट्रेट एम्पावर है उसका कॉग्निजेंस लेने के लिए, और वहाँ पे एक एफिडेविट दिया जाता है आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी। ठीक है, तो पुलिस अधिकारी ने दिया तो फिर वहाँ वो दे सकता है कि इन्वेस्टिगेशन करो। मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी के बाद उसको लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 1210 मे अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट। अब कोई मान लो पुलिस अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट है, ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो भी वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। ठीक है, कि भैया किस जो इंसिडेंट हुआ वो कैसे हुआ,
किसी सुपीरियर अफसर को दिएगा, उसका जो सुपीरियर होगा, मान लो किसी हवलदार के खिलाफ हुई तो भाई एएसआई ऐसा ही करेगा, एएसआई का है तो इंस्पेक्टर करेगा। ठीक है, ये तो आपने 175 में देखा इसका पावर कहाँ से आती है। अब पावर तो आ गई, देखो 173 में एफआईआर आ गई जी, ठीक है। 175 में पावर आ गई कि ठीक है कर सकते हो, बट हाउ दे विल डू इट कम्स अंडर द सेक्शन 176 प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है एसएचओ क्या करेगा, अगर उसे लगता है कि सस्पेक्ट ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हुआ है जो उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए अंडर सेक्शन 175 अपनी पावर के तहत, तो ही विल सेंडर, मैंने आपको बताया ना कि एक रिपोर्ट जाएगी किसको, मैजिस्ट्रेट को, जो कॉग्निजेंस ले सकता है, और इन पर्सन या डिप्यूट करेगा किसी अपने से सबॉर्डिनेट अफसर को, नॉट बिलो द रैंक। आईओ किसको बनाएगा, नॉट बिलो द रैंक, जैसा स्टेट गवर्नमेंट बताए, बहुत जगह पे एसआई होते हैं, कुछ स्टेट्स में एसआई भी होते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और वहाँ पे डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर के लिए, डिस्कवरी ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। बट प्रोवाइजो क्या कहता है कि जब इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की, और वो बहुत सीरियस नेचर का नहीं है, तो वहाँ पे एसएचओ क्या कर सकता है, इन पर्सन उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट उसको लग रहा है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेगा। बट उसका एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो ये है कि इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम शैल बी कंडक्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ विक्टिम। भाई बाकी केसेज में तो आप नोटिस देके बुला लोगे, लेकिन जो रेप के केसेज हैं वो विक्टिम की स्टेटमेंट उसके घर पे होगी और उसके चॉइस के प्लेस पे होगी, और महिला पुलिस अधिकारी ही करेगी, और उसका गार्जियन वहाँ पे रहेगा, और वहाँ पे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंक्लूडिंग द मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन से भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, अब जब ये होने के बाद ना वो डेली रिपोर्ट, जो एक रोज नामचा होता है, आप लिख लीजिए रोज नामचा, डेली डायरी, जनरल डायरी बोलते हैं इसको, जनरल डेली डायरी, इस डेली डायरी की रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को जाती है कि भैया इसमें केस में क्या क्या हुआ है, या किस तरह जाएगी, एज द स्टेट गवर्नमेंट मेड द रूल्स। अब जब इन्फॉर्मेशन मिलती है, अब देखो यहाँ पे ना जो मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन तो पहले ही आ जाती है कि भाई ऐसा ऐसा ऑफेंस मेरे जुडिशन में हुआ है और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट द मैजिस्ट्रेट कैन नॉट इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन, बट ही इज़ नॉट अ म्यूट स्पेक्टेटर। अगर कुछ गलत हो रहा है उसमें, देन ही कैन वेरी वेल राइट टू द पुलिस, उनके एसपी को लिख देगा कि इसमें सही नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, तब लिख सकता है, बट ही कैन नॉट गाइड देम, ही कैन नॉट सुपरवाइज देम, ही कैन नॉट, समझ लो, मतलब वो तरीका नहीं बता सकता कैसे करना है। इसको डिटेल में डिस्कशन का टॉपिक है ये। ठीक है, वीडियोग्राफी पहले नहीं थी, अभी देखो वीडियोग्राफी आ गई है मोबाइल फ़ोन्स की। फॉरेंसिक फैसिलिटी अगर अवेलेबल नहीं है, ये न्यूली एडिड है आपका, तो उस केस में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट भाई दूसरे स्टेट से लाइसेंस करेगी और वो फैसिलिटी अवेलेबल कराएगी। अभी क्या हो गया है कि जहाँ कहीं भी ऑफेंस होगा वहाँ पे एसएचओ अपने साथ में किसको ले जाएगा, फॉरेंसिक की टीम भी वहाँ पे जाएगी। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि पहले क्या होता था कि एविडेंसेस खो जाते थे, मैनिपुलेट हो जाते थे लाट, तो उनको टू हैव द बेस्ट एविडेंस, क्योंकि हमने बेस्ट एविडेंस रूल पढ़ा है एविडेंस एक्ट में, टू हैव द बेस्ट एविडेंस फॉरेंसिक को साथ ही भेजा जाता है। अब वो रिपोर्ट जो हम बात कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट को जाएगी, वो कैसे जाएगी, 176 में बोला ना कि डेली रिपोर्ट भेजेगा, वो थ्रू दी सुपीरियर अफसर ऑफ द पुलिस, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट का रूल होगा। और वो सुपीरियर अफसर क्या करेगा, ठीक है, एसएचओ को, अब वो चाहे तो उसमें इंस्ट्रक्शन दे सकता है। मान लो एक एसएचओ है पुलिस स्टेशन ए का, उसने सुपीरियर अफसर को भेजा कि जी मैजिस्ट्रेट के पास जानी है, अब सुपीरियर अफसर चाहे तो अपने पास से उसको वापस भेज सकता है। पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अगर मैजिस्ट्रेट को कोई रिपोर्ट मिली जो 176 में, वो इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्शन दे सकता है जैसा उसको उचित लगे, और डेप्यूट एनी मैजिस्ट्रेट या फिर किसी मैजिस्ट्रेट से इंक्वायरी करा सकता है, बट वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। अब पुलिस अफसर की जो पावर है टू रिक्वायर अटेंडेंस, अब यहाँ आ गया नोटिस वाली बात। नोटिस रीड विद सेक्शन 35(3), वहाँ भी पुलिस अधिकारी नोटिस दे रहा है। ठीक है,
लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है कि किसी भी मेल पर्सन को जो एज ऑफ 15 ईयर्स एंड अबो का है, एंड अबो और अबो द एज ऑफ 16 ईयर्स, और अ वुमेन, किसी भी 15 साल से कम के बच्चे को, ठीक है, या 16 साल, या किसी महिला को, या मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति को आप ऐसे नहीं बुला सकते। उसके घर पे जाके आपको उसकी स्टेटमेंट लेनी होगी। अगर पर्सन विलिंग है पुलिस स्टेशन में आने के लिए, तो वो व्यक्ति को परमिशन दी जा सकती है कि ठीक है भाई आ जाओ। अब पुलिस बुलाती है तो सब चले ही जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या है, इस बिहाफ पे अपने रूल्स बना सकती है कि जो व्यक्ति आएगा उसको रीजनेबल, भाई विटनेसेस को खर्चा मिलता है, रीजनेबल एक्सपेंसेस उसको मिलने चाहिए। 181 कहता है आपको कि भाई पुलिस अधिकारी आईओ जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कहीं पर भी जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा तो किसी का एग्जामिनेशन कर सकता है अगर उसको लगता है कि भैया उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर महिलाओं से जुड़े अपराध है तो महिला ही वहाँ पे वो करेगी, महिला अफसर ही, ठीक है, और वो उससे रीजनेबल क्वेश्चंस पूछ सकता है। 181 सबकी स्टेटमेंट्स लेता है, जितने विटनेसेस उन सबकी स्टेटमेंट लिखवाता है, बट दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट साइंड, और उनकी एविडेंसरी वैल्यू कितनी है, जस्ट टू कंट्राडिक्ट, ठीक है। इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, एक बार पढ़ लेना, ये मैंने आपको का जिस्ट बता दिया है। 182 भैया इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अधिकारी किसी को भी इंड्यूसमेंट नहीं देगा, इंड्यूसमेंट बाय सम वे ऑफ मनी, फियर, कॉशन, थ्रेट, प्रॉमिस, ठीक है। अब 183 आता है रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्फेशन। इसको मैं चाह रहा हूँ थोड़ा डिटेल में करेंगे, तो आज की क्लास हम छोटी रखें क्योंकि मैं ऑलरेडी आउट ऑफ द टाउन हूँ, इसीलिए बस यहीं से होटल के रूम से आपके लिए वो बना रहा हूँ वीडियो। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, ये सिर्फ कन्फेशन नहीं, यहाँ स्टेटमेंट्स की भी बात करेंगे और इसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए, सो दैट की चीज़ें आपसे मिस आउट ना हो। तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कोई भी डाउट्स है तो मुझे मेल कीजिएगा, या आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट मुझे DM करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।